हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 4 महत्वपूर्ण गद्यांश को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, इन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट गद्यांश को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो गद्यांश होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो ये 4 जो हैं सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको बार बार भटकना ना पड़े और आपको जो है 10 नंबर आसानी से आपका क्लियर हो जाए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी से बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश हल करना पूछा जाता है, यानी कि गद्यांश आपको दिया रहता है गद्य के किसी भी चैप्टर से। ठीक है, 2 गद्यांश आपको दिए रहेंगे जिनमें से एक गद्यांश को आपको सॉल्व करना होगा। ये होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व करें और बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर आसानी से कैसे क्लियर करें, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी चैप्टर से अगर पैसेज पूछा जाता है ये गद्यांश, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको संदर्भ, ठीक है, व्याख्या, सब कुछ, क्वेश्चन आंसर सब कुछ बताया जाएगा। तो देखिए, कुछ इस प्रकार का जो है पैसेज यानी कि गद्यांश पूछा जाता है। ये आपका गद्यांश है, इनमें से जो ये आपकी लाइनिंग है इन्हीं का जो है आंसर देना होता है आपको। ठीक है, यानी कि इसी का आपको व्याख्या लिखना होता है दिए गए गद्यांश और इससे आधारित कुछ प्रश्न। 5 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको 5 प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है और इस क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में छिपा रहता है। तो आज अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी चैप्टर से पूछा जाएगा तो देखिए क्या लिखा होता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का पूछा जाता है पूरा गद्यांश। देखिए पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको पढ़ना है और ये जानना है कि ये किस अध्याय से है। तो देखिए हम इसे पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। अब राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड जो है आए हैं। देखिए यहाँ पर आपको राष्ट्र देखने को मिलेगा, स्वरूप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका, ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है और जिसके लेखक जो हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से ये लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहते हैं, उन्हीं का आपको आंसर देना होता है और उन्हीं के लिए आपको मार्क यानी कि नंबर दिए जाते हैं। 5 क्वेश्चन नीचे रहेगा तो आपको 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन मिलेगा। वो 5 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 7 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, लेकिन मैं 5 का आपको आंसर दूंगा और 5 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि जो ये गद्यांश दिया गया है ये किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है, सबसे पहले उसे आपको लिखना होगा। तो देखिए जो हम पाठ और लेखक का नाम लिखते हैं उसे आप लोग जो है संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर संदर्भ। ठीक है, संदर्भ का मतलब आप इसमें लिखेंगे कि किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, संदर्भ हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर तो समझिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत, ठीक है, गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित। ठीक है, एवं
भारतीय संस्कृत के अध्येता। अब आपको लिखना है किसका नाम, जो इसके लेखक हैं। तो इसके लेखक का नाम ब्लैक पेन से लिख देंगे, तो डॉक्टर वासुदेव, ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, द्वारा लिखित, इसको नोट कर लीजिएगा तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है, ठीक है, अवतरित है या लिया गया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है पाठ और लेखक का नाम। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर डैश भी ए भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से तो आपको मिल जाएगा नंबर। तो देखिए संदर्भ में क्या लिखना होता है, पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो आप संदर्भ में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता। जो भारतीय संस्कृत के अध्येता मैंने लिखा है इसको आप लिखें या न लिखें, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से अवतरित है, ठीक है। या आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका और भी अच्छा संदर्भ रहेगा, तो पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं पाठ का नाम, फिर डैश लगाकर आप लिख सकते हैं पाठ का नाम, उसके बाद में लिख सकते हैं लेखक का नाम, लेखक का नाम लिख दीजिए। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 1-2 नंबर हमने क्लियर कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो यहाँ पर आपका है जितनी रेखाएँ हैं, पूरे पैसेज का आपको व्याख्या नहीं करना है, जहाँ पर ये नीचे लाइनिंग है इतने का ही आपको व्याख्या करना है। तो व्याख्या में हमने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए, ठीक है, जो कुछ यहाँ पर दिया गया है, जैसे दिया गया है राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की यथोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है, ठीक है। तो इतने का ही आपको व्याख्या लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट पूरे का लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको जितना लाइनिंग दिया गया है उतने ही रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी होती है। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हमें लिखनी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए उसी प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है, इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावों का विकास भी संभव होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व, ठीक है, का भी आधिकारिक जानकारी रखें। अब कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है आप वही लिखें, आप इस लाइनिंग जितनी दी गई है उसमें से आप अपनी तरफ से अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है एकदम सेम वही उतार दें आप। तो जितना लाइन आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी आप सिर्फ उतना ही करना है। इसके लिए भी आपको 2 मार्क यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, यानी कि 4 मार्क हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हमें इन 7 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन को ही करना है। तो चलिए हम तीसरा नहीं करके चौथा करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर जो है तीसरा क्वेश्चन हमारा है क्या है कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम चौथे करते हैं, क्योंकि हमारे पास 7 क्वेश्चन हम 5 को करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, 5 रहेंगे, 5 को करना होगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक के निर्मूल कहा है। लेखक ने यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो इसका आंसर हम लिख देते हैं। तो चलिए हम चौथे का आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तीसरा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तीसरा रहेगा। तो देखिए क्या है, किस प्रकार के जो है किसको लेखक ने निर्मूल कहा है, तो इसको लिखते हैं। तो देखिए लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार, ठीक है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी
होती, आप और अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, वह निर्मूल होती है, निर्मूल होती है, ठीक है। यानी कि लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है। ये आपके पैसेज में ही इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन नीचे दिए रहेंगे, 3 का हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने तीसरे का क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमने 7 क्वेश्चन लिखा है, 7 में 5 का हमें देना है, ठीक है। तो हम किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 करना होगा। अब देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका तीसरा है, चौथा है, ठीक है। तो ये है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो सच्चे अर्थों में क्या है, ठीक है। इसका आंसर देना है, तो इसका भी आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पर, चौथे का आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ये पृथ्वी, ये है पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं, ठीक है, विचारधाराओं की जननी है। तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में विचारधाराओं, समस्त विचारधाराओं की जननी है, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन का हमने आंसर दिया, 8 नंबर क्लियर। अब एक क्वेश्चन का आंसर हम और दे देते हैं, वो क्या है, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से, ठीक है। यानी कि भूमि का निर्माण जो है किसने और कब से किया है, तो इसका भी आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या है। तो देखिए हमारा 5वें का आंसर क्या हो जाएगा, 5वें का आंसर हो जाएगा भूमि, ठीक है। देवों ने अनंत काल, ठीक है, से भूमि का निर्माण किया है, ठीक है। आप लिख सकते हैं भूमि का निर्माण देवों ने किया है। तो भूमि का निर्माण किसने और कब से किया है, ये पूछा था क्वेश्चन। तो देवों ने अनंत काल से, कब से का आंसर हो जाएगा, अनंत काल से किसका निर्माण किया, भूमि का निर्माण किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखते हैं किया है, मैंने सिर्फ है लिखा है, ठीक है, तो किया है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन के 5 आंसर हो जाएंगे जो कि पैसेज से रिलेटेड होंगे। तो 2 × 5 यानी कि 10 नंबर के आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि ये 7 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जिनमें से मैंने इसका आंसर नहीं बताया और इसका आंसर नहीं बताया है। आपको 5 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 का आंसर लिखना होगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने एक यहाँ पर पैसेज लिया है, कुछ इस प्रकार का पैसेज होगा, ठीक है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे इसी पैसेज से रिलेटेड, जिसका आंसर अगर आप देंगे तो एक क्वेश्चन का 2-2 नंबर, तो 5 क्वेश्चन का 10 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं आज। तो वो ट्रिक हम सीखेंगे जिससे आप किसी भी लेसन का पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पैसेज सबसे पहले हम पढ़ते हैं, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, ठीक है। इतना आपको पैसेज दिया गया, किसी भी लेसन से अगर दिया जाए तो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा जो यहां पर देख रहे हैं आप, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगर किसी भी चैप्टर से पूछा जाता है तो उसके पाठ और लेखक का नाम आपको पहले लिखना होगा, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद इसी पैसेज जो ऊपर हमने पढ़ा, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर का। देखिए यहां पर आपको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस पूरे पैसेज की व्याख्या लिख देते हैं, पर वो ऐसा आपको नहीं करना है। जो ये रेखाएं खींची गई हैं जिन शब्दों के नीचे वाक्य के, इन्हीं का आपको अर्थ बताना है, व्याख्या करना है। जैसे सिर्फ इतना का, पृथ्वी माता है और जो जन है सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, इसी का आपको व्याख्या लिखना है, ठीक है। इसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा अगर आप इन रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका इसी पैसेज से रिलेटेड होगा, जैसे यहां पर है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। अभी मैं आपको सभी के आंसर बताऊंगा, बस आप देखते जाइए। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, ठीक है। जो हमारा राष्ट्र है इसकी कल्पना कब असंभव मानी जाती है। चौथा बच्चों, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। पृथ्वी जो है और जन, जन का मतलब लोग, दोनों को मिलकर क्या बनाते हैं। जो इस धरती पर मनुष्य है वो और पृथ्वी,
दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं। और पांचवा क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। देखिए हमने आपको 5 क्वेश्चन बताया, जिसके लिए आपको अगर पांचों करते हैं तो 2-2 नंबर हर एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा, और पांचों अगर आप करते हैं तो 10 नंबर मिलेगा। तो चलिए हम इस पैसेज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन के आंसर के साथ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना प्रश्नोत्तर नंबर 3, यानी कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में तीसरा क्वेश्चन होगा, तो आपको ऐसे लिखना होगा प्रश्नोत्तर 3। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जो ऊपर बच्चों लिया गया था, हम लोगों ने पैसेज लिया था, उसके लेखक का नाम और पाठ का नाम आपको लिखना है। तो देखिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर संदर्भ लिखकर भी लिख सकते हैं। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप उत्तर का लिखकर लिख सकते हैं। लेखक का नाम क्या लिखना है आपको, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं डॉक्टर वासुदेव, ठीक है, शरण अग्रवाल। तो इसके लेखक का नाम हमने बच्चों लिख दिया। ऐसे आप भी लिख सकते हैं या फिर संदर्भ लिखकर भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों पाठ का नाम क्या है, पाठ का हमारे नाम है राष्ट्र का स्वरूप। अब इतना अगर आप लिख देते हैं बच्चों तो इतने के लिए आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। तो देखिए बच्चों इसी प्रकार से आपको लिखना है, या फिर आप संदर्भ लिखकर भी लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। तो देखिए लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने 2 नंबर कंप्लीट कर लिया, बचे आपके 8 नंबर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों जो आपके पैसेज में रेखांकित अंश था, या देखिए ये देखिए, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो इसकी व्याख्या हमें किस प्रकार से लिखनी है, देखिए यहां पर समझिए मैंने किस प्रकार से इसे लिखा है। देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा लिखना है कि लेखक के अनुसार, या फिर लेखक कहता है कि किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व एवं विकास तभी संभव है जब वहां के निवासी अपने राष्ट्र की पृथ्वी अथवा भूमि को अपनी माता के समान माने। देखिए कुछ बढ़ा चढ़ाकर यहां पर लिख दिया गया है, और जो आपका क्वेश्चन में लिखा था वो देखिए क्या लिखा था। यहां पर पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप यहां पर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट कुछ बदल कर लिख दिया गया है, उसी अर्थ एक ही है लेकिन थोड़ा सा अलग लिखा गया। लेखक के अनुसार किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व एवं विकास तभी संभव जब वहां के निवासी अपने राष्ट्र की पृथ्वी अथवा भूमि को अपनी माता के समान माने और स्वयं को उसका सच्चे अर्थों में पुत्र। यही उसमें भी तो लिखा था कि पृथ्वी हमारी माता है और जन उस सच्चे अर्थों में उनके पुत्र हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा विस्तार में लिखना है ताकि व्याख्या की तरह लगे और आपको एग्जामिनर 2 नंबर दे। तो देखिए आगे, भूमि के प्रति माता और पुत्र का भाव ही राष्ट्र के प्रत्येक जन को अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरित करता है। अब आप थोड़ा सा अपनी तरफ से अच्छे से लिख दीजिए कि थोड़ा सा और अच्छा लगे। ठीक है, और उसी पैसेज से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे देखिए भूमि, पृथ्वी इस पैसेज में है राष्ट्र के स्वरूप में, तो भूमि के प्रति माता और पुत्र का भाव जो है ही राष्ट्र के प्रत्येक जन को अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है बच्चों कि जो पृथ्वी है वो लोगों की, यानी कि जन की, मनुष्यों की माता के समान समझना चाहिए मनुष्यों को। किसको? पृथ्वी को। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है जिसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या अगर आप अच्छे से लिख देते हैं तो। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन यहां पर आता है, इसको समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा बच्चों, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। अब इसको हम लोग लिखते हैं, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। ठीक है, तो इसका आंसर स्टूडेंट हम यहां पर लिख देते हैं तीसरे का, यदि केवल, इसका आंसर है आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, यदि केवल पृथ्वी हो। ठीक है, यदि केवल पृथ्वी हो और उस पृथ्वी, आप लोग ऐसे लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे, उस पृथ्वी पर कोई भी जन ना हो, कोई भी जन ना हो। अब जन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, मनुष्य। ठीक है, जन ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है।
तो यानी कि अब आप भी लिख सकते हैं बच्चों कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। बच्चों, जब तक केवल पृथ्वी ही होगी और उस पर कोई मनुष्य नहीं होगा तो राष्ट्र कैसे बनेगा, क्योंकि मनुष्यों से मिलकर ही राष्ट्र बनता है। ठीक है, देश में जो है मनुष्य रहते हैं तब वो एक देश बनता है। तो देखिए, यदि केवल पृथ्वी ही हो और उस पर कोई भी जन या मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो असंभव की बात की गई थी, तो अगर ये पृथ्वी में पर जो है मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना जो है वो असंभव है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन। तो देखिए, अगर ऐसे आप लिख देते हैं बच्चों किसी भी चैप्टर से तो 2 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि 6 नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी बचते हैं बच्चों 4 नंबर, तो उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। यानी कि जो पृथ्वी है और जन का मतलब मनुष्य जो है पृथ्वी पर, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट, इसका भी हम उत्तर लिख देते हैं। तो ठीक है, पृथ्वी और जन यानी कि मनुष्य, ठीक है, दोनों मिलकर, ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। जो हमारे लेसन का नाम है उसी का ये सब मिलकर निर्माण करते हैं। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट, आप हमसे भी अच्छा लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आप हमसे भी बेहतर लिख सकते हैं। तो देखिए, चौथा क्या है बच्चों कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, क्वेश्चन हमारा था। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर हमारे राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। जब तक पृथ्वी पर मनुष्य नहीं होंगे तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, था चौथा क्वेश्चन बच्चों। इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 8 नंबर हमारा क्लियर हो चुका है। और ऐसे ही हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखिए, हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, और आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं उतारना है जो ऊपर मैंने पैसेज में बताया था, केवल आपको आंसर ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होता है। अब देखिए, हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहां पर देखिए, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी कि 5वां क्वेश्चन दिया गया है बच्चों 2 नंबर के लिए, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो इसका भी आंसर हम लिखते हैं यहां पर, पृथ्वी, ठीक है, मातृभूमि। तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मातृभूमि की संज्ञा का मतलब, जब मातृभूमि, पृथ्वी को मातृभूमि कब कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा प्राप्त, मातृभूमि, पृथ्वी जो है मातृभूमि की संज्ञा तब प्राप्त करती है, जब, ठीक है, उस पृथ्वी, तो आप लोग ऐसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, उस पृथ्वी पर जन का भी निवास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग पैसेज से ढूंढकर आपको लिखना है। केवल ऊपर का जो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, वो पैसेज से ही रिलेटेड है, और जो पहला क्वेश्चन आपका था संदर्भ लिखने का, वो पैसेज से रिलेटेड था और लेसन के नाम से। ठीक है, तो देखिए, पूछा गया था आपसे कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो पृथ्वी बच्चों तभी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करेगी जब उस पृथ्वी पर जो है जन का भी निवास होता है, यानी कि मनुष्यों का निवास होगा। तो देखिए, पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा तब प्राप्त करती है जब उस पृथ्वी पर जन का भी निवास हो। तो इसका अर्थ यह है स्टूडेंट कि अगर पृथ्वी पर मनुष्य होंगे तभी पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा दी जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यह भी क्लियर हो चुका है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, जब पृथ्वी पर मनुष्यों का निवास हो। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप किसी भी पैसेज को हिंदी में सॉल्व कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको एक पैसेज सॉल्व कर बताया है जो कि 10 नंबर का पूछा। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक ऐसे गद्यांश को हल करना सीखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, ये है आपका वो गद्यांश जो कि अशोक के फूल चैप्टर का है, और ये जो गद्यांश है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कई दिन ढूंढने के बाद मैं इस गद्यांश को मुझे ये मिला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि ये गद्यांश आपको सॉल्व करना ही है, तब आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। इससे पहले भी मैं कई गद्यांश आपको बता चुका हूँ, जैसे फर्स्ट चैप्टर जो है उससे भी मैं बता चुका हूँ। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, गद्यांश सॉल्व करना आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन रहेंगे कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये गद्यांश होते क्या हैं, ये आपके चैप्टर से जो गद्य का चैप्टर होता है उसमें से जो है एक पैराग्राफ छोटा सा ले लिया जाता है और उसके नीचे 5 क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, और एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 मार्किंग दी जाती है, 2 2 2 2 एंड 2, टोटल 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो आज के इस वीडियो लास्ट तक देखिए, ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या है, ये गद्यांश ऐसे होंगे जैसे देखिए लिखा है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ये आपका जो है गद्य है, ठीक है, गद्यांश से एक छोटा सा पैसेज है। इसमें से होता क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से दिए रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको संदर्भ लिख देना है जिसमें आपको पता है कि पाठ और लेखक का नाम हम लिखते हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि इस पैराग्राफ में जो ये रेखाएं जिन वर्ड के नीचे दी गई है उतने का आपको व्याख्या करना है केवल, ठीक है, नीचे का नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन इसी में से रिलेटेड है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। चौथा क्वेश्चन है, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। और पांचवा क्वेश्चन है, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन का हम आंसर अभी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखिए पाठ और लेखक का नाम तो आपको लिखना ही है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, संदर्भ। ठीक है, अब देखिए संदर्भ हमने हेडिंग डाला, तो आपको लिखना क्या है संदर्भ में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने भी बताया। तो प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, इसको आप लोग ब्लैक से लिख दीजिएगा। ठीक है, मैंने ब्लू से लिख दिया है, तो आपको इसे ब्लैक से लिखना है। ठीक है, गद्य भाग में संकलित ठीक है, किसके, तो यहाँ पर आपको लिखना है में संकलित तथा लिख दीजिए, आप लिख सकते हैं एवं। ठीक है, तो एवं किसने लिखा है इसे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हजारी, इसको ब्लैक से लिखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा क्योंकि ये पाठ लेखक का नाम है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित अशोक के फूल इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, अशोक के फूल। अब आप इसी पर जो है किसी और का भी लिख सकते हैं। ठीक है, अशोक के फूल शीर्षक निबंध से अवतरित है। ठीक है, अवतरित है। देखिए आप लोग गद्यांश जो संदर्भ है पहले से ही लिखते आ रहे हैं हाई स्कूल से ही, तो ऐसे आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित लिखित अशोक के फूल नामक शीर्षक निबंध से अवतरित है। ठीक है, देखिए इसमें पाठ का नाम भी आ गया, लेखक का नाम भी आ गया, तो यही आपको लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो इतनी दी गई हैं आपकी लाइनें कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, इतने का केवल आपको व्याख्या लिखना है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से कहा जा रहा है, उसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर आपको लिखना है। जैसे द्विवेदी जी ने इसे लिखा तो आप लिख सकते हैं, द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने संसार को जो है स्वार्थी बताया है। यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका स्वार्थ सत्ता सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन में स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, उन्हीं लाइनों का हमने देखिए 5 से 6 से 7 लाइन हमने लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी लिखना है, थोड़ा सा और समझा कर लिखना है ताकि एग्जामिनर को आपको नंबर देने में कोई भी संकोच ना हो। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन हमने कर लिए जिसके 4 मार्क हमारे लिए क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। ठीक है, तो इसका भी हम आंसर लिख देते हैं कि अशोक को जो है विस्मृत करने का आधार किसको माना गया है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर, अशोक को
विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त यानी कि कहा गया था कि स्वार्थ जो है अशोक, इसका स्वार्थ नहीं सधा, ठीक है। अशोक से भी तो वही यहाँ पर कहा गया है, स्वार्थ वृत्त को माना गया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पैसेज में कहा गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि शायद अशोक से भी उसका स्वार्थ नहीं सधा, ठीक है, क्यों वह उसे याद रखती। तो यहाँ पर जो है अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है। तीसरे का भी हमने आंसर लिख दिया, चौथा आंसर लिखते हैं अब। तो चौथा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, यानी कि लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं कि लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल, ठीक है, आपको पता है पैसेज में बताया गया था, उतना ही याद रखती है, जितने से, ठीक है, जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, ठीक है, बाकी को फेंक कर, थोड़ा आप और अच्छा लिखिएगा, ठीक है, हमारी तरह मत जल्दी लिखिएगा, तो बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया है कि लेखक ने संसार को किस तरह का व्यवहार बताया है। तो लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल है, इसको भी यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, या फिर साइड में लिख देंगे। तो देखिए नीचे ही लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर, किसको कहा गया स्वार्थ का अखाड़ा, तो सारे संसार को स्वार्थ, ठीक है, का अखाड़ा कहा गया है, ठीक है, कहा गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया, तो सारे संसार को कहा गया है कि स्वार्थ का अखाड़ा है, ठीक है, इससे उतना ही याद रखती है जितना से इसका स्वार्थ सत्ता है। तो ये थे आपके पांचों क्वेश्चन के आंसर जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए। तो आई होप कि आपको ऐसे ही समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है, तो 10 नंबर आपके यहाँ पर क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के गद्य पार्ट के भाषा और आधुनिकता चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट गद्यांश लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले जो आपका है, जो आगे वाले चैप्टर्स हैं, शोक के फूल, ये सब इनका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको भाषा और आधुनिकता चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए ये है क्या, तो गद्यांश कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है और इसके नीचे, ठीक है, आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। अब पांचों क्वेश्चन जो है आपके 2-2 नंबर के होंगे, जैसे ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 2 और ये और एक लास्ट का, ठीक है, पांचों 2-2 नंबर के, यानी कि 10 मार्क आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। मैं आपको अभी जो है इसके सभी के आंसर बताऊंगा। तो पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अनूठा अंग है, अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया है, ये आपका चैप्टर भाषा की आधुनिकता। तो इसमें भाषा के बारे में सब कुछ बताया गया है, बट आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार
प्रकार से दिए गए हैं, तो देखिए ऐसे दिए रहेंगे 5 क्वेश्चन। फर्स्ट है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि एक किस चैप्टर से है और इसको किसने लिखा है, ये आपको लिखना है, जिसके लिए 2 मार्क। ठीक है, इसे आप संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा। दूसरा देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें जो नीचे जिन लाइन के नीचे रेखाएं हैं, देखिए ये जो लिखा है इन सब के नीचे ग्रीन कलर की रेखाएं हैं। ठीक है, इनका आपको व्याख्या लिखना है, पूरे का नहीं, सिर्फ इतने का। ठीक है। तीसरा देखिए प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, यानी कि लेखक ने इसमें क्या बताया है मेनली। ठीक है। चौथा देखिए संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, सब कुछ आपको इसी पैसेज में आंसर मिलेगा। पांचवा देखिए किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। अब चलिए हम एक एक का आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको लिख देना है थोड़ा सा, क्योंकि 2 पैसेज पूछे जाएंगे, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है भाषा, ठीक है, स्वयं। अब आपको डॉट डॉट करके जो है लास्ट का जो वर्ड है उसको लिख देना। इससे होगा क्या कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने कौन सा पैसेज किया है, आवश्यकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपको पैसेज इस प्रकार से पहले लिख देना है। अब लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो उसे हम लिख देंगे संदर्भ। ठीक है, ऐसे आपका 2 मार्क इसको लिखने के बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, मैं थोड़ा तेज लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से राइटिंग से लिखना है। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के, अब आपको लिखना है गद्य भाग। ठीक है, क्योंकि ये गद्य भाग है, पद्य भाग अलग होता है, गद्य भाग अलग होता है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण ये सब अलग अलग भाग हैं, तो गद्य भाग, ठीक है, में संकलित, इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं PDF भी दे दूंगा। संकलित तथा श्रेष्ठ निबंधकार, ठीक है, निबंधकार नाम क्या है उनका, तो उनका नाम है, जो ये लिखे हैं जिन्होंने लिखा है वो है प्रोफेसर जी सुंदर। ठीक है, जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इनका नाम है, जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं। किस चैप्टर के, तो देखिए मैं बताऊंगा। द्वारा लिखित, अब चैप्टर का नाम लिख दीजिए भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, जिससे लिया गया है। शीर्षक निबंध से अवतरित है। ठीक है, या लिया गया है, तो अवतरित है। तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, मेनली आपको लिखना है लेखक का नाम और पाठ का नाम। ठीक है, तो देखिए मैंने दोनों इसमें लिख दिया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर आपके 2 मार्क क्लियर हो चुके हैं, समझ में आया। ऐसे आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो इसमें रेखाएं हैं, ठीक है, नीचे उसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए उसको लिखता तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होता, तो मैंने लिख रखा है, ऐसे आपको समझना है। ठीक है, देखिए करना क्या होता है, जिस प्रकार से ये लिखा गया है हिंदी, उससे थोड़ा चेंज करके आप अपनी भाषा में इसका अर्थ लिखने का कोशिश कीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हैं। नित्यप्रत संस्कृत में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा के नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। ठीक है, तो इसका जो आपका अर्थ होगा, इसकी जो व्याख्या होगी रेखांकित अंश की, वो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर भी आपका ये 2 मार्क क्लियर हो चुका है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आप यही लिखें, आप थोड़ा चेंज करके लिख देंगे, बस आपको दे दिया जाएगा मार्क। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है,
यानी कि इस अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, किस बात पर जोर दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या है तीसरा, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। यानी कि भाषा के जो प्रयोग हैं उन नए प्रयोग की आवश्यकता किस प्रकार है उस पर जो है उन्होंने बल दिया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 2 मार्क क्लियर हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है जिसको मैं लिखकर आपको बताऊंगा कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। ये एक लाइन का आंसर इसका होगा। ठीक है, तो संस्कृति का अटूट अंग क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है कि संस्कृति, ठीक है, संस्कृति का अटूट अंग, एक अटूट अंग भाषा है। ठीक है, जो हमारा लैंग्वेज है वो संस्कृत का एक अटूट अंग है। कैसे जानेंगे, देखिए क्वेश्चन में सिंपली लिखा है कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। तो भाषा जो है ये इसका अटूट अंग है किसका, संस्कृति का। तो देखिए ये बहुत छोटा सा आंसर देने पर 2 मार्क मिल गया। तो इसी प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है तो उसको देखते हैं कि किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। यानी कि किसकी गति हम विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ते हैं। तो देखिए वो भी सिंपल है, उसका भी आंसर होगा संस्कृति। ठीक है, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति, ठीक है, के साथ जोड़ी जाती है, जोड़ी जाती है। ठीक है, तो देखिए किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, तो संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा कि संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। यानी कि संस्कृति की जो है गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। सब कुछ आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हिंदी का गद्यांश हम कैसे सॉल्व करें और 10 मार्क आसानी से क्लियर करें। 2 नंबर इसका भी यानी कि 10 मार्क। ठीक है, 5 क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें, तो इसी प्रकार से आपको देना है। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।